Sub Inspector Ramshankar Tiwari Saab. He has been an NSG commando. He has been in PM Security, Chief Minister Security. So सब काम कर चुके हैं जो हम लोग टीवी में देखते हैं. वाकई में एनएसजी एनएसजी है और हमारे देश के लिए गर्व का कारण है एनएसजी। मतलब एक मानिए एक बहुत बड़ा जुनून हो। वहां तो इतना मार्शल लॉ समझिए कि लागू है कि गेट से बाहर नहीं जा सकते हो कोई चीज लेने। अगर अपने लक्ष्य को क्लियर कर लिया जाए और लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर हार्ड वर्क किया जाए तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हैं. इज द फर्स्ट गेस्ट ऑन आवर शो जो एक कमांडो रह चुके हैं. सो साहब, स्वागत है आपका टू आवर प्लेटफॉर्म. एंड साहब का नाम है सब इंस्पेक्टर रामशंकर तिवारी साहब. ही हैज बीन एन एनएसजी कमांडो. ही हैज बीन इन पीएम सिक्योरिटी, चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी. तो सब काम कर चुके हैं जो हम लोग टीवी में देखते हैं. एंड थैंक यू साहब फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म. एंड थैंक यू शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके शो पर, आपके चैनल पे आकर के, और आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और सारी ऑडियंस से कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का आपने मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। डेफिनेटली साहब. सो आपको सबसे पहले जो अपना यूपी पुलिस है उसमें ज्वाइन करने का कहाँ से ख्याल आया आपको? मोटिवेशन सबसे पहला क्या था आपका? जी जी सर, जी सर। सर दरअसल जो है, हमारे दादाजी जो है पुलिस विभाग में ही थे, सब इंस्पेक्टर थे। और वो बराबर जो है उनसे मुलाकात होती रहती थी और लगातार उनका वर्दियां देखते थे, अट्रैक्ट करता था। कभी कभी नियरेस्ट लखनऊ में पोस्टिंग थी तो लखनऊ घर भी आ जाते थे। तो वो जार जार अट्रैक्ट करता है, कहा जाता है जो चीज अगल बगल बार बार दिखती है वो अट्रैक्ट करती है। तो मुझको लगा कि जो है मुझे भी जाना चाहिए, और इस वजह से मैंने तैयारी किया। हालांकि तैयारी बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर में गया था और 18 साल 7 दिन हुआ था केवल मुझे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं यूपी पुलिस में मैं सेलेक्ट हो गया 18 साल 7 दिन में, और फिर उसमें एंट्री कर लिया इस तरह से। थैंक यू। ग्रेट. तो साहब, आप अभी यूपी पुलिस में आप आ गए, तो वो ट्रांजिशन आपने कब किया? जो प्रोबेशन के लिए आपने अप्लाई कब किया, जो मानेसर में एनएसजी का होता है ट्रेनिंग, जी जी जी। और वो क्यों किया? लगभग, जी सर, जी सर, वो लगभग जो है 3 साल का क्राइटेरिया होता है कि कम से कम पुलिस विभाग में 3 साल की सर्विस होना अनिवार्य होता है इस ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो ये 1993 में ही प्रक्रिया आई, 90 में भर्ती हुआ, 1993 में प्रक्रिया हुई। जो एनएसजी में जाने की प्रक्रिया है यूपी से, ऑल यूपी पुलिस से, चाहे आर्मेड फोर्सेस हो या थाने की फोर्सेस हो, इन सारे फोर्सेस में जो है जब गृह विभाग से सरकार अनुमति ले लेती है, और अनुमति लेने के बाद फिर जो है प्रोसेस के थ्रू जो है हर पुलिस लाइनों में, आर्म फोर्सेस में एक न्यूज, एक सूचना तंत्र के द्वारा जाया जाता है कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना अप्लाई करें। और उस क्राइटेरिया में मैं भी आ रहा था। तो उसमें हर जगह से चयनित किया जाता है, लगभग 30 लोग गए थे एनएसजी कोर्स करने के लिए। तो उसमें से चयनित किया जाता है। तो उसमें से अपनी यूनिट से, अपने जिले से मैं भी चयनित हुआ। और चयनित करने के बाद ये एक ही प्रोसेस में हम लोग वहां नहीं पहुंच गए। पहला प्रोसेस होता है कि अपनी यूनिट, अपने पुलिस लाइन से, यहाँ पर भी अगर 7 लोग जाने हैं, 5 लोग, 10 लोग जाने हैं, तो 10 में भी छांटा जाता है
कि किसके रिवार्ड अच्छे हैं, किसके 3 साल के सर्विस का कार्यकाल कितना अच्छा है, और कितना जो है शारीरिक दक्षता भी इसकी कितनी अच्छी है, ये सारी चेक किया जाता है। चेक करने के बाद तब उस हिसाब से भेजा जाता है कि अपने जिले का गर्व होगा कि ये भेजा जा रहा है, तो ये वापस न आए, वहां तक ट्रेनिंग करके आए, ये लोग उम्मीद लगाते हैं। तो आल फोर्सेस से उत्तर प्रदेश से फिर एक सीतापुर जो है ये पुलिस विभाग का हब माना जाता है, जो वहां पर बहुत फोर्सेस हैं और टोटल ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत बड़ी सी, कई यूनिटें भी हैं। वहां पर सारे लोग इकट्ठा किए जाते हैं। तो वहां पर मैं इकट्ठा किया गया, सारे लोग इकट्ठा हुए 1994 में, जनवरी में। और जब वहां पर इकट्ठा होने के बाद हम लोगों को वहां पर प्रशिक्षण दिया गया, मतलब शारीरिक दक्षता का, फायरिंग वेपन का, फायरिंग करना, हर चीज का काफी जो है, कम से कम 116 लोग थे उस जगह पे। उनमें काफी करीबन 45 मिनट तक ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनरों के द्वारा लगातार कठिन ताप से गुजारा गया। उसके बाद सारे लोगों का एग्जाम हुआ, चाहे फायरिंग को हो, चाहे 16 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे 24 किलोमीटर की दौड़ हो, चाहे 100 मीटर की दौड़ हो, सारी चीज का मतलब एग्जाम हुआ। हर एक के नंबर मानक निर्धारित किए गए। उस नंबर के हिसाब से जब मेरिट बनी, तो उस मेरिट में 30 लोगों को ले लिया गया, क्योंकि एनएसजी का जो क्राइटेरिया था केवल 30 लोगों को पहुंचाना। 30 लोगों को लेकर के फिर उन 30 लोगों को ही एनएसजी में भेजा गया। इस तरीके से ये मानिए कि 3 ही साल हमारा पूरा हुआ था, और उसी 3 साल के कार्यकाल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब एक अपने उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट करके उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व की तरफ से मैं एनएसजी में 30 लोगों के साथ में पहुंचा सर। ग्रेट साहब। तो साहब आप मानेसर पहुंचे, फिर वहां पे क्या हुआ आपके साथ, और फिर वहां की ट्रेनिंग इनिशियली कैसी थी सर? जी जी, मानेसर वही, हम 7 फरवरी 1994 से और 30 अप्रैल की जो 12 वीक की ट्रेनिंग होती है एनएसजी की, ये सब की टोटल इसी तरीके से होती है। और इस ट्रेनिंग में जब हम लोग पहुंचे, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश फोर्सेस से थे, तो ज्यादा इतनी हार्ड फौज की ट्रेनिंग के बारे में हम लोगों को ज्यादा पता भी नहीं था। तो पहुंचने के बाद तो हम लोग एकदम सदमे में थे कि यहाँ पे पूरी खुली छूट रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी निकल कर, बगल में घर है, तो एक दिन संडे पड़ रहा है, ड्यूटी थोड़ा एडजस्ट करके निकल भी गए, एक दिन घर भी घूम आए। वहां तो इतना मार्शल लॉ समझिए कि लागू है कि गेट से बाहर नहीं जा सकते हो कोई चीज लेने। जी और सर। छोटी छोटी बातों में बहुत तगड़ा पनिशमेंट, मतलब ऐसा जब अंदर पहुंचे जब। लेकिन अब सुविधाओं के नाम पे भी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे वहां पर समय से अच्छा खाना मिलता है, और बढ़िया कई बार चाय मिलती है, ये सारी सुविधाएं बहुत अच्छी लगी वहां पर। और वहां पे पहुंचे तो करीबन 23 राज्य से लोग, लगभग 20-21 राज्य स्टेट से पुलिस आई थी कमांडो एनएसजी करने, अलग अलग। तो अलग अलग बैरकों में रही, और फिर हम लोग सब इकट्ठा होते थे जब परेड ग्राउंड में, या जब गिनतियां होती थी शाम को रोल कॉल में, उसमें टोली वाइज इकट्ठा होते थे। ये उत्तर प्रदेश की टोली है, ये मध्य प्रदेश की है, ये बिहार की है, पांडिचेरी की है, मतलब आल फोर्सेस की टोलियां इकट्ठा होती थी। और फिर दिशा निर्देश दिया जाता था। तो वो प्लानिंग पूरी जैसे वो बनी होती थी कि बुधवार को बीपीटी होगी, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, और शुक्रवार को ये चीज होगी, और हफ्ते में 4 दिन फायरिंग होगी, किस किस डेट में नाइट फायरिंग होगी, है ना। तो इस तरीके से उसमें देखे तो बहुत बड़ा एरिया, लगभग हमको लगता है 50 से 60 किलोमीटर का एरिया है एनएसजी का। मतलब जितने भी ट्रेनिंग है सारी वहीं पर हो जाती है। मतलब जंगल ट्रेनिंग है तो 10 किलोमीटर का जंगल भी आपको मिलेगा वहीं पर, पहाड़ी भी मिलेगी, इतना बढ़िया। और लगभग 60 फायरिंग बट उस समय हुआ करते थे 1994 में, जी 60 सर। फायरिंग बट। अब 60 फायरिंग बट है कि जिससे किसी को अवरोध ना हो। हम लोग अपने यहाँ से, ये मानिए कि 4-4 हजार राउंड अपने यहाँ से, हमारे यहाँ से गया था फायरिंग के लिए। चाहे आपको AK-47 हो, एनसास राइफल हो, एसलार राइफल हो, पिस्टल हो, कार्बाइन मशीन गन है, ये सारे वेपन उस समय चला करते थे। इन सारे वेपनों को ले गए, और इन सब वेपनों की बहुत ताबड़तोड़ बेतहाशा सारी चीजें हुई। मतलब ये सोचिए कि हम लोग केवल 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वही सोते थे, और सोते सोते 11 बज जाता था। बाकी प्रक्रिया में सब चीज दौड़ चाल में, मतलब इतनी स्फूर्ति, इतनी एनर्जी, इतनी चीज एनर्जी भर देती है कि वाकई में देखा जाए कि अगर उस स्थिति से गुजरे तो वाकई में एक बहुत बड़ा जो है अद्भुत वहां का चमत्कार होता है।
सुबह 4 बजे से जग करके फिर पहले जब फालिन हुए, 5:45 परेड किए, तो उसमें मार्च ऑफ हुआ, फिर उसकी दौड़ हुई, दौड़ होने के बाद अगली प्लानिंग, फिर पता चला कि फायरिंग में 2 बजे 1 बजे जाना है, तुरंत आए, लंच किए, 1 बजे 2 बजे फायरिंग में जाना है, फायरिंग किए 4 घंटे, फिर आए, फिर पता चला कोई वर्क, फिर पता चला दिन में स्कूल हो रहा है 4 घंटे का, उस स्कूल में बम डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, बम जरूरत पड़ जाए तो तुरंत कैसे बनाओगे, मतलब सारी चीजें, मतलब रिटेन वाली और शारीरिक वाली दक्षता, सारी चीजें एक साथ पूरी तैयार करते हैं पूरी तरीके से। और जंगलों में जैसे आप रास्ते में कहीं खो जाएं, दिशा भ्रम हो जाएं, उसके लिए भी है कंपास, हम लोगों के पास होता था, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती थी। 4-4 लोगों को टास्क दे दिया जाता था कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर, यहाँ पर इस अंगल पे 5 किलोमीटर पे एक मंदिर मिलेगा, वहां से आगे बढ़ेंगे तो ये मिलेगा, इतने एंगल पे ये मिलेगा, तो उस कंपास से हम लोग जाते थे, और उनके लोग हमको चेक करने के, पकड़ने के लिए लगे रहते थे कि हमें रात में, मतलब चेक, जब हम लोग टार्च जलाते थे और जब कंपास देखते थे, काला कंबल मिलता था, उस कंबल में ओढ़ करके बैठ हाँ, जाते थे, और बैठ करके तब फिर उसको जलाते थे, फिर एंगल में उत्तर दिशा कर रहा है तो हमको किस दिशा पे कितने एंगल पे चलना है, फिर वहां से मूव करते थे, फिर करते बिल्कुल। करते और बच के निकल गए, तो हमारा मिशन, हमारा एग्जाम में समझिए हम पास हो गए, है ना। तो वाकई में बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जब फायरिंगें होती है, तो जब हम लोग फायरिंग, एक बट होता है, दूसरा बट ऊपर है, तो माचिए कि 1-1, 2-2, 3-3 फीट ऊपर से हमारी गोलियां जा रही होती हैं, बहुत सावधानी से सारी चीजें, कि मतलब नाइट फायरिंग कैसे आप करेंगे, नाइट में कैसे अंदाजा से फायरिंग करेंगे, अगर आपको वीआईपी पीछे से, अगर वीआईपी को किसी ने पकड़ लिया, पीछे वाले का, दुश्मन का, आतंकी का क्यों सर दिख रहा है, तो उसके सर पर ही कैसे वार आप कर देंगे, उतने 4 इंची में आपका फायर इतना अच्छा होना चाहिए, और जो है बिल्कुल एकदम दुरुस्त एकदम कर देते हैं, लुकता छुपता, कभी आ रहा कहीं जा रहा, हर प्रकार की फायरिंग, यहां तक कि वेपन जितने हैं, इन वेपनों में इतना मास्टर कर दिया जाता है कि अगर आपको अंधेरे में वेपन दे दिया जाए, तो एक एक हिस्सा खोल के फेंक दीजिए, और उठा के एक एक हिस्सा अंधेरे में आंख बंद करके जोड़ देना, और जोड़ के फिर फायर में शामिल हो जाना, मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से। तो एनएसजी तो अपने में एक अहम फोर्स है, कि मतलब जो है, मानिए कि आला फोर्स, कोई दुनिया, इंडिया की कोई भी फोर्स जब हैंड अप है, उसके बाद एनएसजी, आप चाहे टेररिस्ट की बात करिए, चाहे उसमें देखिए आप 26/11 ताज में देखिए कितने जबरदस्त तरीके से, मतलब इसको इतना एक्सपीरियंस इतना हासिल है कि कैसे जो है हम जिंदा या बचे हुए अपने लोगों, टेक्निक लोगों को कैसे पकड़ लाएं। जैसे हमारे कमांडोज बहुत होते हैं, जैसे हमारे पैरा कमांडोज होते हैं, पैरा कमांडो को महारत हासिल है कि डू एंड डाई, तुरंत गए, अट्रैक किया, तुरंत वहां समाप्त किए चले आए, जैसे हम लंका में कई जगह पर भी गए। तो इसी तरीके से जो एनएसजी को महारत है, चाहे वीआईपी की सिक्योरिटी की बात हो, या कोई देश में ऐसा कोई हाईजैकिंग या कोई टेररिस्ट ऐसे जो है, तो उसमें भी विशेष जो है, और इसकी ट्रेनिंगें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कठिन होती हैं, अगर एक करके जितने 26 आर्टिकल होते हैं, कितने कठिन कठिन होते हैं, अगर बताया जाए तो कई घंटे लग सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और वहां का हमने देखा कि एनएसजी का कार्यकाल बहुत लंबा वहां पर नहीं होता है, अधिकतम 3 से 5 साल ही होता है, और वो 3 से 5 साल ट्रेनिंग ही पूरा दिन किया करते थे, और एयरपोर्ट से करीब ही है मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में जो एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर है। और इसमें जो है, ये मानिए कि जैसे फायर ब्रिगेड होता है, आप लोग अपने जिले में जहां भी देखते हो तुरंत 60 मोटिस पे मूव करती है, उसी तरीके से इनकी गाड़ियां जो है बिल्कुल सामान सहित सारे जवान शिफ्ट वाइज लदे होते हैं, जैसे ड्यूटियों में शिफ्ट वाइज सामान भी लदा है, और जो 20 लोग इस गाड़ी के हैं, वो बगल में कुर्सी डाले बैठे हैं 8 घंटे 6 घंटे रिजर्व में, मतलब एक रेड बत्ती जलना, संकेत होना कि 5 सेकंड में गाड़ी मूव हो जाना, इतना मतलब ट्रिप, मतलब 1 सेकंड चूक नहीं होना है। तो वाकई में एनएसजी एनएसजी है, और हमारे देश के लिए गर्व का कारण है एनएसजी। पहले तो लोग कम जानते थे, लेकिन धीरे धीरे इतने अट्रैक हुए, कब तो बच्चा बच्चा एनएसजी के बारे में जान रहा है, मतलब इतने खतरे के काम में, जोखिम में डाल करके, और आम पब्लिक, आम जनता को वहां से सुरक्षित निकालने में बहुत महारत है, और बहुत बेहतर ड्यूटी एनएसजी करती है सर, और बहुत अच्छा लगा एनएसजी में जाने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद अपने को काफी मजबूती, काफी अच्छा लगा सर एनएसजी में। साहब, पूरे विश्व में पहले कोई जानता नहीं था कि एनएसजी क्या करती है,
क्या है। 26/11 अक्षरधाम के बाद पूरे विश्व में सराहा गया कि कैसे रूम टू रूम क्लियर किए गए। इतने सारे रूम थे ताज में, ओबरॉय में। इनफैक्ट केस स्टडी है आईएम में और एनडीए में, तो कि एक जो इंडियन जो एनएसजी ने काम किया है। तो साहब क्या डिफरेंस है बाकी स्पेशल फोर्सेस में और एनएसजी में? वो मेंटल सनक होती है साहब, वो क्या अलग है? जो मेंटली कमांडो की सोच है, कमांडो की जो सोच है, वो क्या एनएसजी कमांडो की सोच कैसे बाकी लोगों से, नॉर्मल सोल्जर से या नॉर्मल पुलिस वाले से अलग है? वो कमांडो को क्या अलग बनाती है सर? जी जी। तो जैसा आप अभी आपसे बता रहे हैं कि वहां पर इतना जो है कठिन ताप से जो है गुजारा जाता है, जैसे हमने बताया कि जो आर्म फोर्सेस के बस का नहीं है वो भाग के खड़े हो जाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे चैलेंजेस वहां पर आते हैं कि आर्म फोर्स भाग के खड़ा हो जाए कि इससे अच्छा है कि हम अपना वो खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन इतना खतरे का काम नहीं करेंगे। जब हम लोग वहां पर एनएसजी ट्रेनिंग में जब जाते थे, अब आप सोचिए कि 10 फीट का गड्ढा होता है, 9 फीट डीच बोलते हैं, एक ऑप्टिकल 26 होते हैं, जी सर। और वो उसकी गहराई पता चला कि करीबन 30 फीट है और पक्का बना हुआ है। और उसको 20 किलो वेट का वेट अपनी राइफल और विद इंकलेट बूट पूरे यूनिफॉर्म के साथ, और पीछे से पहले से काफी थके हुए होते हैं, फिर भी उसको कूदना होता है। आम तौर पर हम लोग गांव में जैसे अखाड़ा कूदते हैं, इसी समय सावन महीने में ही ज्यादा होता है, तो जो कूदते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, लय टूटती तो दौड़ते हुए चले जाते हैं, है ना। तो जब खतरनाक कोई चीज होती है तो एक डर लगता है, तो सब तो ठीक है, लेकिन गहराई में गए तो सर फटा तो टोटल तो तुरंत चले जाएंगे, है जी ना। साहब। जी हाँ, साहब। तो अच्छे अच्छे जो है इस चीज पे मतलब हालांकि इसके लिए मेंटली रूप से हम लोगों को पहले यहाँ भी कुछ आर्टिकल से तैयार कर दिया गया था ना, उत्तर प्रदेश में भी, कि इस तरीके से आएगा, उसका डुप्लीकेट के रूप में कुछ तैयार कर दिया है। तो न करने वाले यहाँ ही छट जाते हैं, काफी अपने जी अपने स्टेटों में ही छट जाते हैं। और वहां पर करने वाले जिनके अंदर एक कसक है कि देश के लिए कुछ किया जाए, जिसमें अपना भी नाम हो, समाज का नाम हो, देश का नाम हो, मतलब एक मानिए एक एक बहुत बड़ा जुनून हो, एक अलग ही क्वालिटी निकल के आती है। जो कमांडो होते हैं, जो कमांडो बनते हैं पूरी ट्रेनिंग लेकर के, उनकी क्वालिटी में कम से कम 100 गुना का अंतर होता है सर। 100% 100 गुना का अंतर उन दोनों में होता है। इसी वजह से वो पूरा सही इंजाम दे पाते हैं कि ना कभी इमोशन में आते हैं, ना कोई ऐसे झाम में फंसते हैं। उनको केवल अपना लक्ष्य, जैसे अर्जुन का मछली की बिल्कुल आंख नजर आ रही थी जब भेद रहे थे, बाकी सबको और कुछ नजर आता है, इसी तरह कमांडो को अपना केवल लक्ष्य नजर आता है। उसके पीछे क्या बाधा है, इसमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं, इधर कुछ नहीं, सीधा अपना बाधा। तो दोनों में बहुत अंतर, 100 गुना का अंतर है। और जी जो सर। नॉर्मल फोर्सेस है वो वहां पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। पहुंचते वही हैं जो बहुत बिजलरी होते हैं, कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं, और देश के लिए कुछ गौरव का कारण बनना चाहते हैं, वही लोग पहुंच पाते हैं। आम लोग पहुंच पाना आसान नहीं है सर। जी। सब हमारे कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट जनरल मिस्त्री साहब, तो वो भी एनएसजी कमांडो थे। तो वो एट दैट एज 55-56 के होंगे, रिटायरमेंट से जस्ट पहले। तो वो उस टाइम पे हमारे साथ भागने आते थे सुबह इंडिया में। तो हमें तो ऐसा लगता था यार ये अभी भी बंदा कमांडो ही है। आप तो, मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो आपका भी जो जैसे आप बैठे हैं पूरा, अभी भी आपको वैसे ही लग रहा है कि आप कमांडो ही है। अभी भी आपको गन पकड़ाएंगे तो आप चले जाएंगे ऑपरेशन पर। तो जी साहब बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड सब नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि अभी आपकी प्रोबेशन खत्म हो गई है। सो प्रोबेशन खत्म होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? कि वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि सिक्योरिटी में कौन जाएंगे, ऑपरेशंस में कौन जाएंगे, वो क्या होता है सब? वीआईपी सिक्योरिटी में कौन जाते हैं एंड ऑप्स में कौन जाते हैं, वो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता जी जी जी। तो जैसे अब हम अपनी ही बात लें तो इसी से सारी चीज शेयर हो जाएगी। कि जैसे जब वहां पर आल प्रदेश से लोग जाते हैं तो दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो एनएसजी में भी 3 साल का क्राइटेरिया होता है, वहां पर वर्क किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर यूपी पुलिस के फोर्सेज होते हैं जो थोड़ा सा कुछ न कुछ तो यहाँ पर आजादी उसकी अपेक्षा रहती ही है, तो हर कमांडो एनएसजी से करने के बाद अपने रिटर्न अपने प्रदेश में ही आना चाहता है।
तो जैसे हम अपने प्रदेश में जब आ गए रिटर्न, वहां से कोर्स करने के बाद 1994 में, उस समय हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हुआ करते थे और उनके साथ में वीवीआईपी ड्यूटियां मैंने काफी किया। और एनडी तिवारी इस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस तरह से करीबन 10 मुख्यमंत्री सामने से गुजरे, उनके सारे लोगों के यहाँ मैंने किया, गवर्नरों के यहाँ मैंने ड्यूटियां किया। तो इसमें हर प्रकार की ड्यूटियों में बहुत चैलेंज आते हैं, है ना। और उसके बाद फिर मैं निकला तो जो इसी यूपी में बिल्कुल एकदम से दबदबा बना रखा है, यूपी एसटीएफ में मैं काफी लंबे समय तक वर्क किया एज ए कमांडो। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन हुआ 2008 में, उसमें मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं। जब गठन हुआ तो उसी समय मैं एटीएस में पहुंचा, उसमें भी मैं काफी घटनाओं में, काफी आतंकी में मैं उसमें रहा। तो इस तरीके से जो है बीआईपी में जो रही बात, तो बीआईपी में उनको प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा देना है। तो उस तरीके से उनकी पूरा जो है, जैसे पैदल चलते हैं तो उनको कैसे 6 के ग्रुप में कवर करके रखना है, किधर से भी फायर आवे तो उनको कवर हो, उनके पास लगे ना। गाड़ियां चलती हैं तो कौन सा आगे रहेगी, कौन सी साइड में रहेगी, कौन सा, सब इसकी प्लानिंग होती है। और जब भी इनकी कोई सभाएं होती हैं, उन सभाओं को कैसे सर्च करना है, सभा से पहले की क्या कार्रवाई है, सभा के समय में क्या काम होगा, सभा समाप्त के बाद कैसे क्या प्रोटेक्शन में हमारा काम होगा। और इस तरीके से बीआईपी को हम लोग हैंडल करते हैं। ये सारी चीजें वहां से हमको मिलती हैं, एजुकेशन, कि आप बीआईपी को कैसे डील करेंगे, कैसे उसको सुरक्षित करेंगे, उसके साथ कोई नुकसान ना हो। और बीआईपी से भी ज्यादा मेरा समय, लगभग 20 साल मेरा समय एसटीएफ और एटीएस में बीता है। क्योंकि यहाँ पर रिफ्रेशर होता रहता है। यूपी में जब आ जाओ तो यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है कि 4-5 साल में आप कमांडो से रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर लोग पूरा 60 साल तक भी कुछ किसी न किसी कुछ प्रक्रिया में, ड्यूटियां में लगे ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से एसटीएफ में काफी लंबे समय तक वर्क किया, जिसमें आप सुनेंगे तो यूपी एमपी का बॉर्डर तहलका मचाने वाला ददुआ 10 सरगना के बारे में जानेंगे तो कभी सर्च करेंगे। बहुत अपने में 20 साल से क्रिमिनल की दुनिया में था, एसटीएफ ने ही उसको जो है पूरी तरीके से इनकाउंटर में, उसका भी इनकाउंटर में हम लोग रहे। इस तरह से अंबिका पटेल ठोकिया, उसके एनकाउंटर में रहे, जिसमें हमारे कमांडोज के भी 6 लोग शहीद हो गए थे उस ऑपरेशन में। ये एसटीएफ की पहली चूक है, जो आज 98 से एसटीएफ की गठन हुई है, अब आज तक दबदबा बनाई, ये पहली चूक हुई है कि उसकी कैजुअलिटी हुई है कुछ मिस्टेक का। नहीं, आज तक ऐसा काम हम लोग करते हैं चाहे खुफिया तंत्र से, सर्विलांस से, कि उसके करीब तक बैठ के ढाबा में साथ में चाय भी पीते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाता है कि एसटीएफ है बगल में। जी साहब, वो जान नहीं वीडियो पाता। वायरल हुआ था ना साहब जी इंटरनेट जी के ऊपर, वो जी कितना बढ़िया मतलब वो एकदम साफ साफ दिखाते हैं कि क्या कर सकती है यूपी पुलिस जी एक्चुअली। जी जी। तो उसके जी सर। बगल हम लोग चाय पी के चले आते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है कि जो उसके हम उम्मीद लगाए थे कि 5-6 साथी हैं, जब सबको एक साथ पकड़ेंगे, और वहां मौके पे पहुंचे तो 2 ही हैं। जी टच कर देंगे तो वो हमारे 5 निकल जाएंगे। इसलिए उसके साथ बगल में हम भी ऑर्डर देके उसी बेंच पे चाय पी करके उसी बेंच पे हम भी चले आए वापस, है ना। ऐसे ऐसे सिचुएशन बनते हैं। जी हाँ। सर। और इस तरीके से फिर जब एटीएस में हुआ तो उत्तर प्रदेश में सीआरपी कांड, आतंकी हमला हुआ, 7-8 सीआरपी के जवानों को शहीद कर दिया था जी सर। आपके जो है आतंकियों ने। उसकी भी विवेचनाओं में रहा हूं। जयपुर ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बम विस्फोट, उसमें भी काफी बार गया हूं। अभी हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था एटीएस की तरफ से पार्टिसिपेट 2010 में, उसमें भी मैंने किया, क्योंकि वहां पर आईबी की और खुफिया तंत्र के द्वारा निर्देश मिला था कि आतंकी इस महाकुंभ में आने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं। तो उसकी भी हम लोग 4 महीने तक जाके मॉनिटरिंग करके वहीं पर रुक करके उस महाकुंभ को सफल बनाया गया कि कोई ऐसा नहीं हुआ। हर फोर्स को चिन्हित करना, वो करना, है ना। तो काफी मतलब जो है, अभी भी मैंने कुछ लगा कि लोगों को अब अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रेरणा दिया जाए और कुछ एजुकेशन लाइन में, कुछ लाइब्रेरी, कुछ एजुकेशन लाइन में काम किया जाए। इसलिए मैं भी अभी 10 साल पहले मैंने बीआरएस लिया है। वैसे मैं 2031 तक अभी भी अपनी सर्विस को कर सकता था। कोई मतलब जी ऐसी क्राइटेरिया नहीं थी कि हमको रिटायरमेंट ही लेना है। जैसे क्राइटेरिया होती है ना, जैसे जी फौज वगैरह में बहुत जगह होती है कि आपकी ये एज हो गई है और अगला आपने
या आप सूबेदार नहीं बने हैं तो हवलदार ही हैं, तो इस एज पे आप रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश में पुलिस में नहीं है। आप किसी भी, चाहे सिपाही हो, हेड हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, गैजेटेड अधिकारी हो, आपको 60 साल करना ही करना है। तो इसी वजह से हमने भी अभ्यास लिया और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सारा उसका। सब सब आपके मैंने फोटो देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो आपने बॉम्ब डिफ्यूजल का आई थिंक कोर्स का बैज पहना हुआ था। जी तब जी वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो कोर्स में क्या क्या सीखा, एंड वो एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए आप। जी जी। ये बम का कोर्स, एक तो पहली बात तो कमांडोज ऐसे हैं कि कमांडो को हर चीज से मास्टर बनाया जाता है। बम को डेटोनेटर कैसे लगाएंगे और एक्सप्लोजी को कैसे, जैसे एक्सप्लोजी अगर आपको मिल भी जाए तो वो एक्सप्लोजी को अगर आग लगा दिया जाए तो जैसे आग ताप लो, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली जब तक उसमें डेटोनेटर या विस्फोट वाली चीज न लगाई जाए। जब वो विस्फोट किया जाता है तब वो लाख गुना बड़ा काम करती है ना। तो ये कैसे बनता है, इसमें कैसे वायरिंग किया जाएगा, क्या क्या चीज इसमें लगाया जाएगा, ये तो लगभग 70-80% चीजें तो करीबन 3 महीने में वहीं पे सिखाई गई थी हमको। उसके बाद अपने यहाँ आने के बाद एक बम डिस्पोजल कोर्स भी होता है, उसके द्वारा और जो है इसमें जो है कराया गया, तो इससे और भी इसमें चीजें, काफी चीजें मिल गई कि जो है बड़े बड़े बम को क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। जब बम मिले उसको कैसे मॉनिटरिंग करना है, उसको कैसे पहले बोरी से घेराव कर देना है, फिर अपना जैकेट पहन के इस तरीके से उसको मॉनिटरिंग करना है, उसका एक्सरे मशीन से दूर से एक्सरे कर लेना है, जिससे उसके अंदर पता करो कि क्या क्या उसमें है, क्या मैकेनिज्म है उसमें अंदर, क्या क्या लगा है, उस हिसाब से आप उसको डिस्ट्रॉय करें। ये सारी चीजें मतलब यहाँ पर सब सिखाई गई क्योंकि आए दिन घटनाएं होती, कहीं एयरपोर्ट पे बम मिल रहा है, कहीं वहां पे मिल रहा है, कहीं वहां पर। तो बम की भी टुकड़ियां, हालांकि बम की फील्ड में मैं बहुत ज्यादा काम नहीं किया, उसके लिए बम डिस्पोजल की अलग से स्क्वाड टीमें होती, उनका ओनली फाल काम होता है केवल बम डिस्ट्रॉय, ना वेपन का काम, ना प्रोटेक्शन काम, ना सुरक्षा काम। जब उनको जानकारी मिलती है तो बम डिस्ट्रॉय, उनके बारे में थोड़ा जानकारी यही है। उनका भी एक दिन निश्चित, जैसे उनमें टीम में 20 लोग हैं तो हर आदमी के एक साप्ताहिक डे निश्चित होता है। जैसे आज का डे हुआ कि आज का डे है रामशंकर तिवारी जी का, तो आज के डे में अगर कोई घटना ना हुई तो कोई बात नहीं, अगर घटना हुई उस बम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैकेट पहन करके हम ही को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बम डिस्ट्रॉय के बाद कितने लेवल की एक्सप्लोजी है, क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको जो है इसमें तो हर आदमी सोचता है कि आज यार ना मिले, अगर मिले तो कुछ हल्का फुल्का हो जाए, सीखा हुआ होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही, जो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमें सिखाई गई वो टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास आ नहीं पाई। जब हम उसको सीखते हैं तो अगली टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो बहुत से इसमें जो है घटनाएं भी हो जाती हैं ना पहचान पाने के कारण सर। जी सर। बम में भी काफी चीजें हमको सिखाने का मौका मिला था। सब एक थोड़ा बचकाना सवाल है और मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बच्चे ने पूछा है तो पूछ ही लेता हूँ। जी साहब जी ये जब आप बॉम्ब डिफ्यूज करने कोई भी जाते हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सन, तो वो सूट पहनते हैं। तो सूट पहनने का फायदा क्या है? बिकॉज वहां पे तो बॉम्ब अगर फट गया तो सूट चाहे पहनो ना पहनो, बंदा बचने की उम्मीद तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगी। सो नहीं नहीं, वो दरअसल सूट है, वो बम से बम से सुरक्षा के लिए ही सूट है। जी सर। वो सूट की कीमत बहुत महंगी होती है, 50-50 लाख में होती है। जो बम डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, कि अगर हल्के बम हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय होते तो उस सूट पहनने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी एक्सप्लोजी का, उसके छरों का। और अगर तगड़ा बम है तो वो कम हो जाएगा थोड़ा। जो सूट देखते हैं कि बिल्कुल जैकेट की जैसा लगता है, खाकी जैसे पहन के जा रहे हैं, धीरे धीरे वो कर रहे हैं, लेकिन वो सूट अपने में बहुत, जैसे गाड़ियां में भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, ये होती है वो होती है, उसी तरह वो सूट में जो है ऐसे तत्वों से ऐसा उससे बनाया जाता है कि वो बम से सेफ्टी देता है। छोटे बम को तो पूरी तरीके से झेल जाएगा, और बड़े हैं तब भी आपको 50%, 40%, 60% कुछ झेलने की उसके अंदर क्षमता है, जिससे जो है उसको मतलब जो है पहनने से थोड़ा सा ताकत मिलती है। अगर वैसे जाए तो आदमी को और डर लगता है ना, इस तरह से ये लगता है कि यार चलो तो कुछ तो है,
कम से कम हल्के होगा तो कम से कम बच जाएंगे। जी साहब। हाँ जी जी सर। तो अभी आपने काफी टाइम एसटीएफ और एटीएस में काम किया, उसके बाद फिर आप नक्सलवादी इलाके में भी आपने काफी ऑप्स किए रन। तो साहब वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आप नक्सलवादी इलाके में अपना ऑप्स कर रहे थे, और वो कैसे हैं, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो, और कैसे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल उनको लड़ रहे हैं, आप उसके बारे में प्लीज बताइए सर। जी जी। हाँ, नक्सलवाद क्षेत्र में भी हम 2-3 जगहों पर किए, जैसे आपके इधर आपका उत्तर प्रदेश का जो किनारा पड़ जाता है सोनभद्र, वहीं से नक्सल उधर शुरुआत हो जाता है। इधर बनारस चंदौली इधर आगे जो है आपका पड़ जाता है। तो इस एरियो में मैं गया और कई बार जो है इनके एम्बुश में भी मैं रहा। जी सर। तो जैसा कि मैं एक एम्बुश में रहा, तो वहां पर जैसे पता चला कि इस चित्रकूट के आगे एक नदी है मंदाकिनी, और वहीं के एक जंगल है, उसकी एरिया में काफी लंबा, कि इधर से नक्सल के लोग आने वाले हैं और इधर जा करके कुछ घटना का अंजाम देने वाले हैं किधर। तो हम लोग उसमें जो है एम्बुश लगाए रखे, करीबन 100 की तादाद में थे, और उसमें लगाए रखे। और अब सोचिए कि रात में और ठंडी का सीजन, और पूरा सुनसान, बगल में पूरा जंगल है, और नदी की वही कलकल कलकल की आवाज आ रही है, और कहीं भी एक, उस समय आंख से ज्यादा काम कान करता है, कहीं भी एक पत्ता भी खुर से हुआ ना, बस कान ऐसे खड़ा हो जाता, अरे देखिए इधर कोई आ गया क्या, उधर देखिए चारों तरफ। मतलब ये सोचिए कि 1 घंटा 1 महीने के बराबर गुजरता है जब ऐसी जगहों पे ड्यूटी देना होता है सर। तो ये सोचिए कि हमने बताया कि अगर 4 लोग अलग अलग मोर्चे में लगा दिए गए हैं निगरानी के लिए, 2 घंटे के लिए केवल लगाए जाते हैं, वो 2 घंटे में समझिए कि क्या क्या कहानी हो जाती है। मतलब एकदम कान उटेरे हमेशा, एकदम पूरा कि घड़ी देखे तो पता चला कि अभी यार 15 मिनट हुआ है, लग रहा है 2 घंटे हो गया। क्योंकि वो दहशत की बहुत जगह होती है ना, क्योंकि वो जी। ऐसा एरिया होता है क्राइम का कि जहां पर 100 50 50 हजार हजार की भीड़ों में लोग आ जाते हैं। उस पर फिर नाकाबू काबू पाना आसान है नहीं। हालांकि सीधा फोर्स पे कम लोग अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी एरिया में तो सुरक्षित, हमें ना वहां की जगह के बारे में सही से मालूम है, ना किधर से भाग के जाएंगे इसके बारे में सही से पता होता है जंगलों में। तो वो घटना में मैं वहां पर रहा और पूरी रात उसमें रह गया, और लास्ट में कुछ पता चला कि कुछ सुराग उन लोगों को लग गया, किधर से काफी तादाद में, भाई ये गांव से जुड़े होते हैं, जो नक्सलवादी होते हैं ये गांव घर समाज के ही लोग होते हैं, ये जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं फोर्स का मोमेंट उनको पता चल जाता है। क्यों, किसी मान लीजिए 100 लोग हैं, कहीं किसी पान के दुकान पे गए, पाने खा रहे हैं, अरे यार जल्दी लगाओ यार देर हो रही, सब आगे निकलते चले जा रहे हैं, और आज जाना है थोड़ा सा, एक अभियान है उधर उस एरिया, अब लोग आउट हो गया। ना जानते हुए भी कभी कभी घटनाएं आउट हो जाती हैं, और यही वजह होता है कभी कभी कि अपने हम सही अंजाम को नहीं दे पाए, जो अंजाम हम देना चाहते थे तो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से पूरी रात रहे और फिर नहीं आए, नहीं आए फिर चले गए। फिर दूसरा और ट्रैक हुआ कि जो है, जब कांड हो गया उधर आपके छत्तीसगढ़ तरफ, कई माइंस लगा के कई गाड़ियां उड़ा दी गई, काफी फोर्सेस को लोग मारे भी गए। उधर भी हमको 1-1.5 महीना रहने का मौका मिला, जब काफी वहां पर भय व्याप्त हो गया, काफी लोग सशंकित हो गए, तो हम लोग कॉम्बिंग भय व्याप्त हुआ तो जाने का मौका मिला। तो वहां पर भी यही है कि नक्सलवाद का, देखिए वहां का मानना है कि वो लोग जो है काफी बेरोजगार हैं, काफी अभाव में हैं, और काफी पिछड़ा क्षेत्र जैसा है, मतलब कि बैकवर्ड बिल्कुल क्षेत्र की, वहां पर विकसित बिल्कुल नहीं। तो यही सारी चीजों की उनकी डिमांड है, उस हिसाब से उनको है, क्योंकि अपने हिसाब से जहां से जिसको वोट मिलना हो, जहां से जिसको राजनीति है, जहां जो वो अपने हिसाब से आदमी क्षेत्र को वो कर देता है। तो हमने देखा कि वो एरिया काफी पिछड़ा हुआ है, और काफी वो है, और काफी जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से लोग इसमें, ज्ञान भी कम है, पढ़े लिखे अशिक्षित कम, ज्यादा अशिक्षित लोग हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा इसमें चले जाते हैं, कुछ लोगों को बहका करके कुछ ऐसे चले जाते हैं।
और ये हजारों की तादाद में होते हैं, और ये दिन में अपनी दुकान, अपना खेत, अपना दुकान, घर पे बैठे हैं, और रात में यही इकट्ठा होकर के ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि कोई क्षेत्र का बड़ा आदमी है, कुछ है, तो उसके यहाँ ट्रैक करके लूट लेना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये सारी चीजें हैं। तो रात में जब हम लोग ड्यूटी में रहा करते थे वहां पर, तो देखते थे कि अब सोचिए कि 3 मंजिल की बिल्डिंग, जैसे कोई चौकी कोई जगह नियुक्त किया जाता जहाँ रहना, अब 3 मंजिल की बिल्डिंग पर उस पर 20 फीट की बैरिकेडिंग तार की, ये ऐसी बैरिकेडिंग फोर्स की होती है जिससे हम रात में आर पार देख सकें। दीवार की नहीं रखी जाती, दीवार के रखेंगे तो लेट के दीवार तक आ गया, उसको हम देख नहीं पाएंगे दीवार तक, तो इसलिए हम 100 मीटर दूर तक ही देख सकें। तार की प्योर रहती जो पूरा दिखती है। और उसके बाद भी रातों में सोचिए कि सैकड़ों लोग होने के बाद भी इतनी दहशत कि नदी के किनारे से 100 टार्चें एकदम चल रही हैं, आ रही, और फिर आ रही, फिर एक जगह रुक गई, फिर जा रही, लगातार रात में मूवमेंट भी करते हैं और घटनाएं भी करते हैं। और कभी कभी हमारा फोर्स जब पर्याप्त होता है तो हम लोग इनको कुछ पकड़ भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन जैसा होता है वैसा काम करना पड़ता है। कई बार ऐसे होते हैं कि 10-20 की हम संख्या में हैं और ये 1000 की संख्या में निकल गए, तो कहा जाता है कभी भागे मर्दई और कभी मारे मर्दई। भाई उस जगह पे तो यही देखा जाएगा कि 1000 के बीच में अगर उसमें हाथ डालना, तो एक समझिए कि खुद न्योता देना है। भाई उनके 1000 लोगों के सामने क्या है, भाई कुछ भी आप घटना करोगे, 10-20 करोगे तो बाकी तो लोग आ ही जाएंगे। जी साहब। हाँ, तो इस तरीके से है। लेकिन जो ये मानना है कि अगर उस पर हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन, जैसे तमाम आप देखते होंगे योजनाएं सब सरकार प्रशासन, शासन, जिला प्रशासन की चलती है, कॉलोनियां बनना, आपके लैट्रिन बनना, ये बनना, तमाम सब सुविधाएं आती है ना, लेकिन जी इसको साहब। बड़े लोग खा जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, ये हो जाता है। तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसी चीजें चली है, भारत सरकार ने चलाई है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती है। तमाम आप देखिए कि राशन वितरण अपने देश में फ्री, बताइए, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें अगर सब सुचारू रूप से इसका अगर पालन सही तरीके से नीचे स्तर तक करा दिया जाए और उन तक सारी सुख सुविधा मुहैया कराया जाए, तो ये सारी घटनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। हालांकि पहले से काफी कम हो गई हैं, इसका मतलब है कि काफी चीजें जो है इम्प्रूव हो रही है, सरकार कर रही है। अब ऐसा ऐसा बैकवर्ड क्षेत्र आप देखिए कि जो मैं वहां पर ड्यूटी किया सोनभद्र में, चकरिया चौकी में, वहां से 50 किलोमीटर रोड इतनी खराब, उस 50 किलोमीटर आने में आप कम से कम आपको 5 घंटे लग जाएंगे। हॉस्पिटल और कोई ऐसी व्यवस्था नजदीक कोई बड़े हैं नहीं, प्रैक्टिकल मैं देखा हुआ बात बता रहा हूँ। अब है नहीं तो वहीं पे आदमी दम तोड़ देगा, वही छोटे झोला छाप डॉक्टर, वही पैरासिटामॉल, यही सब देने वाले। हम लोगों के लिए भी चैलेंज रहता था कि अगर रात में जाना पड़ जाए अचानक, तो फिर समझिए कि दोनों तरफ से मौत के घाट में। अगर अस्पताल न जाए तो वो पेशेंट यहां मर गया, अब अस्पताल जा रहा है तो पता चला 10 लोग सुरक्षा के रूप में जा रहे हैं, कहां पे माइंस लगा के मार दें। तो उनका भी मकसद होता है, जो ये घटनाएं कर देते हैं, चाहे फोर्सेस को बारूदी सुरंग से उड़ा दें, उनका भी मकसद होता है कि इन घटनाओं से सजग होकर सरकार कुछ हमारी बातें माने, हमारी तरफ को ध्यान दे। लेकिन उस हिसाब से देती तो है, लेकिन सारा नीचे सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। और अब अच्छा काफी हो रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि अपने देश में काफी ये सारी घटनाएं, इस तरह के क्राइम, नक्सल पिछले क्षेत्र में काफी कम हो रहा है पहले के अपेक्षा। बिल्कुल। जी सर। थैंक यू साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हम सबको। एंड साहब, आप आजकल इसी फील्ड में कि यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी आपके जैसे करें, जो आपने किया हमारे देश के लिए। तो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस फ्रॉम ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, कि हम सल्यूट करते हैं आपकी सर्विस को। एंड थैंक यू वेरी मच साहब, क्योंकि आप आजकल यूथ से कनेक्टेड हैं काफी, और आपको पता है कि वो क्या सोच रहा है। साहब, जाने से पहले आप अगर कोई एक मैसेज जो एस्पिरेंट को देना चाहते हैं, जो ऐसी तैयारी कर रहा है पुलिस की, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, तो वो मैसेज क्या होगा साहब एस्पिरेंट को, लास्ट मैसेज? बस मेरा मैसेज, जो भी किसी भी फील्ड में जाने की जो भी तैयारी कर रहे हैं,
चाहे फोर्स में हैं, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं, चाहे फोर्स में हैं, चाहे फौज में, चाहे जहाँ। मेरा मानना है कि अगर अपने लक्ष्य को क्लियर कर लिया जाए और लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर हार्ड वर्क किया जाए तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। हर लक्ष्य पाया जा सकता है और हर जवान जो ऐसे फोर्सेस में जाना चाहता है, अगर इरादा बना लेता है कि इच्छा नहीं पूरी होती लेकिन जरूर पूरा हो जाएगा, अगर पूरा इरादा ठोस बना लिया है तो 100% पहुंच सकता है। और इसी से संबंधित हम लोगों को, हमको लगा कि अपने एक्सपीरियंस से लोगों को हम जागरूक करें, इसीलिए हमने पिछले कुछ दिनों से हमने अपने चैनल के थ्रू लोगों को जागरूक करना भी शुरुआत किया, क्योंकि काफी युवा ऐसे जागरूक हैं कि जो सर्विस कम होने की वजह से नहीं जा पाते। परसेंटेज बहुत कम है कि वो सरकारी जॉब कही जाए तो 2% लोग ही पा पाते हैं, और बहुत से नवयुवक जो है अज्ञानता के कारण गलत लाइन में चले जाते हैं। जी सर। तो मैं इसके बारे में भी शिक्षा देता हूं, जितनी भी घटनाओं में मैं बताता हूं, जितनी घटनाओं में सैकड़ों हजारों में मैं रहा हूं, हर में यही कहता हूं कि अगर ऐसे घटना में जब भी किसी का मनसा आता है, जो भी जाता है, उसका एक अंत तो जरूर होता है। जो जिस चीज का अंत या बुरा है तो उस तरफ न जाकर के हमेशा देश के में गौरव की तरफ हमेशा रहना चाहिए, जहां से हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे माता पिता का, भाई बहन का, हमारे देश का, जहां से सीना चौड़ा हो रहा हो, ऐसे कामों में हम लोगों को लगना चाहिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू साहब, आपने इतना मोटिवेट किया हमारी पूरी ऑडियंस को, एंड आई एम श्योर कि काफी इनको जोश मिलेगा। एंड टू माय ऑडियंस, साहब का यूट्यूब चैनल और साहब का इंस्टाग्राम हैंडल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, पक्का याद से कर देना, और वीडियो को भी लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी साहब का एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिले। तो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड आपके साथ पार्ट 2 बनाएंगे साहब किसी और दिन, जब ये वीडियो वायरल हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू साहब।